सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपको सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑलरेडी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी कोरिलेट करते हुए कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी समझाएंगे। लेकिन पहले सिंपल माइक्रोस्कोप को अच्छे से फिर से समझ लेते हैं, फिर कंपाउंड पे स्विच करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। तो हम जानते थे कि सिंपल माइक्रोस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, दोनों के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस लेना होता था। थोड़ा और बड़ा ले लेते हैं ताकि डायग्राम को अच्छे से समझा सके कि क्या कह रहा है। तो हमने ले लिया सिंपल माइक्रोस्कोप, बनाने की कोशिश की, एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। मान लेते हैं यहाँ पर F1 है और यहाँ पर 2F1 है। उसी तरह यहाँ पर F2 है, 2F2 है। जैसा कि आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो फिर भी जान लो कि हम जब भी सिंपल माइक्रोस्कोप बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को O और F1 के बीच में रखते हैं। एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है और वो पास कर जाती है फोकस से, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से आती है और वो ऐसे पास कर जाती है। जब डायग्राम को देखोगे ना तो डायग्राम कुछ ऐसा बढ़ता हुआ जाएगा, ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा होगा। तो इसको जब रे डायग्राम बना, यहाँ पर आंख रखा हुआ है किसी का, तो उसको कैसा दिखेगा? आंख से जब दिखेगा, वो आई यहाँ पर रखा हुआ है, वो बंदा जब इस रे डायग्राम को देखने की कोशिश करेगा, इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करेगा, तो उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट कहीं पीछे बन रहा है। यहाँ पे कहाँ पे बन रहा है वो जरूरी नहीं कि 2F1 पर ही बने या 2F1 F1 के बीच में ही बने, कहीं पे भी बन सकता है, कहीं पे भी बन सकता है, ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है, क्योंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ये हमारा क्या होता था? ऑब्जेक्ट, और ये हमारा क्या होता था? इमेज, ठीक है। ये कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप की रे डायग्राम हो जाती थी, यानी कंस्ट्रक्शन कहे तो ये बना देते थे। फिर इसका मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, एक V/U। यहाँ पर V क्या होता था? डिस्टेंस ऑफ इमेज। U क्या होता था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फिर आपने पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI क्या होता था? हाइट ऑफ इमेज। और HO क्या होता था? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब आपको एग्जाम में कह देगा कि इसका जो मैग्निफिकेशन V/U है या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो इसको प्रूफ करना है दोनों को। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम इसमें जो बनने वाला मैग्निफिकेशन होता था उसको लीनियर मैग्निफिकेशन कहते थे, और वही कंपाउंड माइक्रोस्कोप आएगा तो लीनियर की जगह वो बन जाएगा क्या? एंगुलर मैग्निफिकेशन। और इसके लिए हम फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करते थे बीटा अपॉन अल्फा, और हम कह देते थे कि अल्फा कॉमा बीटा जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है। और मैथ के अगर हम स्टूडेंट है, नहीं भी है, फिर भी हम एक बात जानते हैं कि tan अल्फा को हम अल्फा लिख सकते हैं और tan बीटा को हम बीटा लिख सकते हैं अगर वो बहुत बहुत छोटा है। तो अगर tan अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं तो अल्फा को भी तो tan अल्फा लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन बराबर आ जाता था tan बीटा अपॉन tan अल्फा। अब सवाल उठता था कि बीटा और अल्फा क्या है? तो कहता था कि ये जो O ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन खींची जा रही है, जो इमेज के टॉप पॉइंट को टच कर रहा है, ये एंगल जो बन रही होगी, ये वाली एंगल, यहाँ से ये भी पकड़ लो, ये क्या है? बीटा एंगल है। उसके बाद क्या करना जाता था कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे शिफ्ट करके यहाँ ले आया जाता था, और यहाँ से मतलब ऐसा लाया जाता था कि ऑब्जेक्ट की हाइट सेम रहे, यहाँ से लेकर, और A' मान लेते थे हम इसको, और यहाँ से जब ऑप्टिकल सेंटर को ज्वाइन करते थे तो ये एंगल अल्फा बन जाती थी। यानी एंगल मेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द ऑप्टिकल सेंटर इज अल्फा, एंगल मेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर इज बीटा। बस यही था कि यहाँ से एंगल नहीं बनाना है ऑब्जेक्ट का, यहाँ पर ला के बनाना था। ये शिफ्टिंग आपके दिमाग में होना चाहिए। अगर इस डायग्राम को हम कुछ अलग करके बना ले बाहर में, तो ये हमारे पास ऐसा था, इसमें ये एक ऐसा था,
और यहाँ पर ऐसे है, देखो बाहर बना लेते ताकि ट्रायंगल देखने में दिक्कत ना हो। यहां से हम आते थे ऐसे, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि यही साइज था हमारे पास। ये था ए डैश सी और ये बी डैश था, ये ए बी था। आगे बढ़ते थे तो ये ऑप्टिकल सेंटर था और ये वाली एंगल जो थी हमारे पास वो बीटा हुआ करती थी और यहाँ से जो ज्वाइन करते थे वो अल्फा हुआ करती थी। अब इसमें देखो हम 3 ट्रायंगल उठाएंगे, एक इन ट्रायंगल ए डैश सी ओ यानी ये वाली ट्रायंगल, ठीक है। इसमें हम क्या लगाएंगे, tan अल्फा, और tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या है ए डैश सी अपॉन बेस, बेस क्या है ए डैश ओ, ठीक है। ये ट्रायंगल एक बार उठाया, फिर दूसरी बार उठाएंगे हम ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ। इसमें एंगल क्या है, तो ये वाली एंगल है और ये एंगल क्या थी बीटा थी, ये एंगल क्या थी बीटा थी। तो हमने बोला इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ में tan बीटा लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर बीटा के अकॉर्डिंग ए डैश बी डैश बन जाएगी और बेस हमारा ए डैश ओ हो जाएगा, ये एक ट्रायंगल हो जाती थी। फिर हम ट्रायंगल उठाते थे ए बी ओ ये वाली, और इसमें भी एंगल देखो बीटा ही बन रही है, यानी ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ में भी बीटा एंगल है, देखो ना ये यहां से कंसीडर करो तब भी बीटा और यहां से कंसीडर करो तब भी बीटा बन रही है। तो हम तीसरा ट्रायंगल उठाते थे इन ट्रायंगल ए बी ओ में और इसमें भी लगाते थे tan बीटा, तो tan बीटा इस समय अब परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश की जगह क्या हो जाता था ए बी हो जाता था और बेस हमारा ए ओ हो जाता था। ये ट्रायंगल एक बार लेके ये ट्रायंगल उठा लेते थे और एक बार ये ट्रायंगल लेके ये उठा लेते थे, क्योंकि बीटा की 2 अलग अलग वैल्यू आई है। तो पहले इन दोनों को अगर कोरिलेट करें तो tan बीटा की जगह आप लिख सकते हो ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ, और इसकी जगह लिख सकते हो अल्फा की जगह पर ए डैश सी अपॉन ए डैश ओ, ए डैश ओ कट जाता था। तो मैग्निफिकेशन बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी आता था। ए डैश बी डैश क्या है हमारे पास, ए डैश बी डैश मतलब हाइट ऑफ इमेज है, और ए डैश सी क्या है, ए डैश सी जो है ए डैश सी है वो ए बी के ही तो बराबर है, ये और ये दोनों आपस में बराबर ही तो हमने यहाँ से लाइन खींचा था, यानी ये क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से मिल जाता था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये पहला डेरिवेशन। फिर दूसरे में भी हम करते थे tan बीटा अपॉन tan अल्फा, अल्फा की जगह अभी भी हम यही लेते थे, लेकिन बीटा की जगह अब ये ट्रायंगल उठा लेते थे ए बी ओ, तो बीटा की जगह आप लिखते थे ए बी अपॉन ए ओ अपॉन अल्फा की जगह अभी भी वही, यानी अल्फा की जगह हमेशा वही उठाना है, बीटा की जगह 2 अलग अलग ट्रायंगल ए डैश सी अपॉन ए डैश ओ। अब आपने बोला ए डैश सी और ए बी आपस में इक्वल है, यानी ए डैश सी और ए बी आपस में इक्वल है, कट गया, ये चला गया ऊपर और ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ होगा तो मैग्निफिकेशन बराबर आ गया ए डैश ओ अपॉन ए ओ। आपने बोला ए डैश ओ यानी यहां से लेकर यहां तक ये क्या है इमेज डिस्टेंस, और ए ओ यहां से लेकर यहां तक क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी मैग्निफिकेशन बराबर हो जाता था V अपॉन यू। अब लोग कहते हैं कि भैया माइक्रोस्कोप बनाए हो तो उसमें हमको एक बात का ध्यान रखना है कि इंसान के पास डिस्टिंक्ट विजन, किसकी बात करने जा रहे हैं डिस्टिंक्ट विजन, एक इंसान कितना नियरेस्ट पॉइंट सबसे नजदीक कितना नजदीक देख सकता है, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि 25 सेंटीमीटर तक ही देख सकता है, उससे ज्यादा पास आ जाएगा तो चीजें दिखेगी नहीं, ब्लर दिखेगी। तो कम से कम इमेज जो बनना चाहिए वो हमेशा 25 सेंटीमीटर तक ही बनना चाहिए, ये एक कंडीशन रहता है सिंपल माइक्रोस्कोप में, और उस 25 सेंटीमीटर को हम डी लिख सकते हैं, यानी डी किधर पड़ रहा है, देखो साइन कन्वेंशन का ध्यान बहुत रखना है। अब आप B किधर है, देखो तो V की जगह अगर आप B डालोगे तो वो किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो आप कह सकते हो M बराबर -B अपॉन U भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत है,
क्योंकि इमेज समझो, अब ये जो आपने डिराइव किया उसमें v अपॉन u है। अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पुट करोगे वैल्यू तो निगेटिव लोगे, और इमेज की डिस्टेंस की वैल्यू पुट करोगे तो निगेटिव लोगे। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की वैल्यू अभी आपने पुट नहीं की है, लेकिन इमेज की डिस्टेंस की वैल्यू आपने d पुट की है, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट विजन 25 सेंटीमीटर रहना चाहिए। क्योंकि ये मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में था तो -d लगा दिया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं सर, ये तो ऑलरेडी हम समझ चुके थे। अब हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे पास एक और फार्मूला आता था, वो होता था लेंस फार्मूला। उस लेंस फार्मूला में हमने क्या पढ़ा था, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। हमको v अपॉन u चाहिए, u तो नीचे है, v चाहिए, यानी v से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा v अपॉन f इक्वल्स टू v अपॉन v माइनस v अपॉन u। v की जगह अभी हमने बोला कि डिस्टिंक्ट विजन चाहिए, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो माइनस d अपॉन f ये कट जाएगा इक्वल्स टू 1 माइनस v अपॉन u की जगह हम मैग्निफिकेशन m डाल सकते हैं। यहां से हमने क्या किया, m को इधर लेकर आया तो पॉजिटिव हो गया, इधर 1 था और उसको उधर लेकर गए तो निगेटिव से पॉजिटिव बन गया, d अपॉन f। ठीक है, अब ये सारी चीजें जब हम आंख लगा के देख रहे हैं तो ये हमारा कौन सा लेंस है, आई लेंस है, यानी मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ, एक और प्रूफ किया था आई लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, यानी सारे के सारे जो मैग्निफिकेशन है वो किसकी वजह से आए थे, आई लेंस की वजह से आए थे। ये कहानी आपने ऑलरेडी समझा था। इसी कहानी को एलिब्रेट करके अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हम उससे कोरिलेट कर पा रहे हैं या नहीं। एक बार हमने और रिवाइज कर दिया ताकि अगर आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप समझ सको, और अगर आप समझ गए होंगे तो 2-4 मिनट आगे बढ़ा के आपने देख लिया होगा। इतना समझदार हो आप, एग्जाम का टाइम है, आपने टाइम वेस्ट नहीं किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने समझा दिया है। अब हम आते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। आराम से कहानी को समझना है, फिर अगली वीडियो में हम आपको टेलीस्कोप बता देंगे। यानी यहां पर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप के रिगार्डिंग कुछ कहानी को समझा, और वो कहानी समझा कि मैग्निफिकेशन बराबर v अपॉन u होता है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो d लेना होता है, सॉरी इमेज का डिस्टेंस होता है वो d लेना पड़ता है। डिस्टिंक्ट विजन जो 25 सेंटीमीटर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है तो -d अपॉन u। और एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता था, और एक और मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस निकाला था तो हमारे पास 1 प्लस d अपॉन f आया था। d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर हमेशा डालना है। अब हम अगर बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, तो हमने बोला कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी इसमें हम 2 लेंस यूज करेंगे। देखो अब आप बोलोगे सर 6-7 लेंस यूज कर लेंगे तो और अच्छा माइक्रोस्कोप बन जाएगा। नहीं, जो लेंसेज होते हैं ना वो लाइट को कुछ एब्जॉर्ब भी करते हैं। अगर मान लो पहली बार में आपने एक लेंस यूज किया था तो अगर 100% लाइट में से 80% लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, 20% ऑब्जॉर्ब कर रहा था, तो जो ओरिजिनल उसका देखने का लाइटनिंग था उससे थोड़ा डल हो गया। 2 लेंस यूज किया तो थोड़ा और डल हो गया, क्योंकि अगर 100% लाइट आ रही थी तो 20% पहला लेंस ले गया, 20% दूसरा ले गया, तो 60% लाइट ही उस पर दिखी। तो ज्यादा लेंस यूज करने लगोगे तो लाइट जो है बहुत डल दिखेगा, समझ ही नहीं आएगा कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, वो ऑब्जेक्ट सही से दिख नहीं पाएगा। इसलिए मैक्सिमम 2 लेंस यूज करते हैं, क्योंकि लेंस लाइट को ऑब्जर्व करता है। इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी समझा दिया। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाओगे तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि पहला वाला जो लेंस होगा वो थोड़ा छोटा होगा, ठीक है, और दूसरा वाला लेंस थोड़ा बड़ा होगा। कंस्ट्रक्शन को समझो कैसे कैसे समझना है। मान लो पहला वाला लेंस हमने ऐसे बना लिया। अब यहां से क्या करोगे, पहले जब सिंपल माइक्रोस्कोप बना रहे थे तो कोशिश कर रहे थे कि ऑब्जेक्ट को F1 और O के बीच में रखें, लेकिन अब ऐसा मत करो। कोशिश करो कि ऑब्जेक्ट को F1 के बाद कहीं रख दिया। ये मान लो हमारा A B है, बारीकी से समझना, लास्ट में डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिखेगा तो कंफ्यूज मत करना। ये रे ऑफ लाइट आई और यहां से पास करेगी, ये हो गया हमारा F2। अब एक और रे ऑफ लाइट आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी, ठीक है। ये रे एरो बना दो ऐसे, ठीक। अब आपको क्या करना है कि यहां पर एक ये अब क्या बन गया, इमेज बन गया। ये हमारा है A डैश B डैश। अब आपको दूसरा एक माइक्रोस्कोप लेंस लेना है जो इससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए,
पहले आपने क्या किया कि ये छोटा इमेज को थोड़ा मैग्नीफाइड किया, हल्का सा ही मैग्नीफाइड किया, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे कि इस लेंस को कुछ इस डिजाइन से एडजस्ट करोगे कि ये वाला जो लेंस है ना, ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करे। यानी जो ओरिजिनल हमारा सिंपल वाला लेंस माइक्रोस्कोप था, उसमें जो बनाते थे तो कहाँ रखते थे, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस F1 के बीच में। तो दूसरे वाले लेंस में हम वही काम करेंगे। अब जब हम बीच में रखेंगे तो हम जानते हैं ये अब दूसरे वाले के लिए क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी और कहां से पास कर जाएगी, F2 से पास कर जाएगी। एक रे ऑफ लाइट आएगी और ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी। फिर वो कहानी वैसा ही होगा कि ये थोड़ा इधर जाता होगा, थोड़ा इधर जाता होगा। डायग्राम को सही से बनाओगे तो देख के समझ गए होंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट वो ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच में रहता है तो इमेज कहीं ना कहीं पीछे बनता है। तो आपने इमेज बनाई, आराम से समझना है एकदम बारीकी से। और ये वाली लाइन ऐसे जा रही थी, इसका आपने ऐसे बना लिया, ठीक है। यानी आपकी इमेज कहीं यहां बन के आ गई। अब नाम देखो, ये ए बी था, ये ए डैश बी डैश है और ये इमेज बन के आया, ये हमारे पास ए डबल डैश बी डबल डैश। बस ये हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप। समझो, इस तरह से बनाना है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट को F1 के बाद रखना है ताकि वो इधर साइड आके कुछ इमेज मैग्नीफाइड करे। उसके बाद जो दूसरा लेंस होगा उसको O और F1 वो लेंस को एडजस्ट करके करते हैं, ऐसा एडजस्ट कर लेते हैं कि वो दिक्कत न हो। ऐसा लेंस को दूसरा लेंस को लगाते हैं कि जो इमेज ऑब्जेक्ट बन के आया है पहले वाले के लिए, वो कहीं ना कहीं इसके ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में लाई करे। तो इसका ये इमेज यहाँ तक बन के आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं सर। अब यहाँ से एकदम सीधी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो, यहाँ से अगर सीधी लाइन आप ड्रॉ करते हो, सीधी लाइन ऑप्टिकल सेंटर तक ड्रॉ करते हो, सीधी लाइन अगर ऑप्टिकल सेंटर तक ड्रॉ करते हो इमेज से, तो ये वाली एंगल अब हो जाएगी बीटा। और ऑब्जेक्ट को जैसे उस समय शिफ्ट कर रहे थे इमेज पर, उसी तरह ए बी को यहां शिफ्ट कर दोगे, तो ए डबल डैश और सी मान लेते हैं। और यहां से उस ऑप्टिकल सेंटर तक लेके जाओगे और ये वाली एंगल अल्फा हो जाएगी। यानी इमेज से जो बन रहा था वो वाली एंगल बीटा, थोड़ा टेढ़ा हो रहा होगा तो आप सीधा कर लेना, घबराने की जरूरत नहीं है। और इस ऑब्जेक्ट को जो ए बी था, पहले हम इमेज के ऊपर ही शिफ्ट करते थे क्योंकि इमेज इन्वर्टेड हो गया तो इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ शिफ्ट कर दिया और यहाँ से दूसरे के ऑप्टिकल सेंटर पर पहुंचे और वो जो एंगल बन रही थी वो एंगल हो गई अल्फा। अगर इसको अलग निकाले तो ये हमारा कोई ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट ए डबल डैश है, नीचे आए तो ये हमारा बी डबल डैश है, यहाँ से इसको मिलाए तो ये एंगल हमारे पास बीटा है और यहाँ पर हमारे पास ए डबल डैश सी है और यहाँ से इसको मिलाए तो ये एंगल अल्फा है। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्की वाली बात। ए डबल डैश ओ ये सब हो गया हमारे पास, बीटा अल्फा एंगल समझ में आ गया। ये इमेज से बनने वाली एंगल बीटा, ये ऑब्जेक्ट से बनने वाली एंगल अल्फा। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम O और F1 के बीच में रखते थे, अगर इसको भूल जाए हम, तो इसका जो मैग्निफिकेशन निकाला था वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह निकाला था और वो 1+D/F आया था फॉर आई लेंस। क्योंकि आंख आप कहाँ रखोगे, यहाँ ही रखोगे और यहाँ से देखोगे तो आपके आंखों के पास कौन सा लेंस होगा, ये। और आई लेंस के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन आप ऑलरेडी निकाल चुके हो। इस लेंस के लिए अगर मैग्निफिकेशन निकालोगे तो बोलोगे मैग्निफिकेशन बराबर इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो तो ये मैग्निफिकेशन किसका है, ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाइड कर रहा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो इस लेंस से इधर साइड ऑब्जेक्ट है और इधर साइड इमेज है, यानी इस लेंस के लिए ये इमेज जो बन रही है यहां से लेकर यहां तक क्या है, इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर साइड में है और इमेज इधर साइड में है, तो इमेज डिस्टेंस तो अभी भी पॉजिटिव होगी लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव हो जाएगी, दैट इज -V0/U0 आ जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत। अब इसमें हम फिर निकालेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन
मैग्निफिकेशन, और फिर वही चीज लिखेंगे जहां लीनियर मैग्निफिकेशन लिखते थे वहां एंगुलर मैग्निफिकेशन लिख के सब काम वही करेंगे, बोल देंगे अल्फा बीटा वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल होने की वजह से जैसे tan अल्फा को हम अल्फा लिख सकते हैं और tan बीटा को हम बीटा लिख सकते हैं, उसी तरह हम बीटा को भी tan बीटा लिख सकते हैं और अल्फा को भी हम tan अल्फा लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन बराबर बीटा लगाओगे तो इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है, a डबल डैश b डबल डैश, बेस क्या है तो a डैश a डबल डैश वो है अपॉन tan अल्फा लगाओगे तो परपेंडिकुलर a डबल डैश c अपॉन बेस क्या है a डबल डैश o, a डबल डैश o, a डबल डैश o कट गया। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया, a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डबल डैश c। अब a डबल डैश c जो है वो ab के बराबर है, यानी a डबल डैश c बराबर ab है। आराम से समझना, घबराना नहीं है। यहाँ से मैग्निफिकेशन बराबर आ गया a डबल डैश b डबल डैश अपॉन ab लिख दे तब कोई दिक्कत नहीं सर। और इसको एक तरीका याद रखना है कि हम a डैश b डैश से अपने मन से मल्टीप्लाई कर देंगे, a डैश b डैश अपॉन a डैश b डैश। इसको करने से क्या हुआ वो अभी आपको समझ में आएगा। कुछ हटाए ऊपर से नहीं हटाते हैं, इधर साइड रहने देते हैं, ये डायग्राम हटा देते हैं। समझ गए कैसे लिखा हमने, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा अगर अरेंज, ये अपने मन से हमने मल्टीप्लाई किया, बहुत इस इक्वेशन यहाँ तक पहुंचे इसमें मल्टीप्लाई किया, तो इसको थोड़ा एडजस्ट किए तो a डबल डैश b डबल डैश अपॉन a डैश b डैश, इसको इसके नीचे लिख लिया और इनटू a डबल डैश सॉरी a डैश b डैश अपॉन a b कर दिया, मतलब इसको इसके नीचे ला दिया, इसको इसके नीचे ला दिया, दिक्कत तो है नहीं। अब यहां से देखो तो a डबल डैश b डबल डैश, a डबल डैश b डबल डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और a डैश b डैश क्या है, हाइट ऑफ सॉरी a डैश b डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज। देखो समझो, आराम से, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, यहां तक लिखो अच्छे से, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए कि कहां कैसे क्या किया। एकदम डायग्राम को अच्छे से समझना है, पकड़ना है और जानना है। एक बार अच्छे से देखो, एकदम आराम से देखो बिल्कुल। इसके बाद हम 2-3 लाइन समझाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी, घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फटाफट इसको तरीके से लिखो और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करना। ये से आगे बता दे कंफ्यूज नहीं किए सर। तो देखो a डबल डैश b डबल डैश क्या है हमारे पास, तो a डबल डैश b डबल डैश क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव सॉरी आई लेंस का इमेज है, और a डैश b डैश क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज है। देखो समझे, अगर थोड़ा सा गौर करोगे तो a डबल डैश b डबल डैश है हमारे पास क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस, जो सॉरी आई लेंस जो है उसका क्या है, इमेज का डायग्राम है, मतलब इमेज बन रहा है। और a डैश b डैश क्या है, जो हमारा आई लेंस है उसके लिए तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए भले ही ये इमेज है लेकिन इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। यानी यहां से आप कहोगे कि ये जो पूरा बन रहा है इनडायरेक्टली हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस क्या आया था, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और a डबल डैश b डबल डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, a डैश b डैश क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इस लेंस को ढक ले इसके लिए, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस इनटू a डैश b डैश क्या है, तो a डैश b डैश हमारे पास है हाइट ऑफ इमेज फॉर दिस। ये a डैश b डैश इसके लिए ऑब्जेक्ट, इसके लिए इमेज, तो इसके लिए इमेज है, और a b क्या है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है। यानी ये मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस होगा। कोई दिक्कत है यहां तक। अब यहां से बोलोगे m इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ऑलरेडी पता है हमारे पास 1 प्लस डी अपॉन एफ होता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन हमने निकाला है माइनस वी नॉट अपॉन यू नॉट होता है। देखो है बहुत इजी, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लिया आपने तो आपको दिक्कत नहीं होगा। पक्का बोलो, एक बार हम दोबारा इसको रिपीट नहीं करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, लेकिन हमें जैसा लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अब आपको होगा कि सर एच आई अपॉन एच नॉट ही तो बराबर था वी अपॉन यू के, और यही तो बराबर था मैग्निफिकेशन ऑफ ई के, तो ये आप कर लोगे। और वी की जगह हमने डी डाल दिया था, ऑलरेडी प्रूव कर दिया। ऑब्जेक्टिव लेंस में डी नहीं डालोगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के लिए है। साइन कन्वेंशन समझ में आया। अब बोलेगा लेंथ ऑफ ट्यूब क्या होगा, ट्यूब का लेंथ, मतलब ये जो माइक्रोस्कोप के बीच में जो ट्यूब लगाया हो इन दोनों का लेंथ क्या होगा। तो गौर करो, यहां से यहां तक क्या है, इसके लिए अगर इसके लिए बात करो तो ये क्या है,
ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस, और यहां से यहां तक क्या है, आई लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। देखो यहां से यहां तक ऑब्जेक्टिव लेंस का इमेज डिस्टेंस ही तो है, क्योंकि इसका इमेज यहां बन रहा है, और यहां से लेकर यहां तक क्या है, आई लेंस का इमेज, यानी इसके लिए ये इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट है और इसके लिए ये इमेज है। यहां से यहां तक इसके लिए और इमेज डिस्टेंस, और यहां से यहां तक इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई लेंस। और इसमें साइन कन्वेंशन यूज नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि ये लेंथ निकाल रहे हो ना। लेंथ के अलावा जब भी कुछ करोगे तो उसमें साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करोगे। बाद में कुछ न्यूमेरिकल कम पूछा जाता है, डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। अगर समझ में आया तो ठीक है, एक दो बार देखो तो हमें जैसा लगता है आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार दो बार ट्राई करके देखो, अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो फिर बताना, इसलिए मैं सिंपल माइक्रोस्कोप को फिर से समझा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। लिख लो, बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर। बहुत धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश की है। अगर बोलने में कुछ ऊपर नीचे गया होगा तो लिखने पर ध्यान देना, लिखने में सब बात सही है, ठीक है। आपने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको एग्जाम टाइम में अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, थैंक यू। हाँ, समझ में आया तो एक छोटा सा ठीक, थोड़ा इरिटेटिंग टाइप का, ए थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, लेकिन एक बार ट्राई करोगे तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। बाय, समझ में आया तो कमेंट जरूर करना। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, थैंक यू सर।